मैं जितेंद्र सिंह। आप सभी कैसे हैं? हमें उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग जो है अलाउद्दीन पर बात कर रहे थे और अलाउद्दीन खिलजी का प्रशासन देखे। अब जो है हम लोग इनका आर्थिक सुधार पर भी बात कर लें। तो आज का टॉपिक है आर्थिक व्यवस्था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की आर्थिक व्यवस्था की बात आज हम लोग करेंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर अलाउद्दीन को आर्थिक सुधार करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्यों अलाउद्दीन को लगा कि हमें आर्थिक सुधार करना चाहिए? तो देखिए, मुख्य रूप से आप ये जानते हैं कि जो भी राजा है होता था, जो शासक होता था, सुल्तान होता था, वह अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। ठीक उसी तरह अलाउद्दीन भी अपने राज्य का विस्तार करने की जो महत्वाकांक्षा जो पाल रखा था, उस महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए और साथ ही जो मंगोल आक्रमण इसके राज्य पर हो रहे थे, उसके लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। तो वो जो विशाल सेना रखेगा, उस सेना पे खर्च तो होगा ही। तो सेना पर खर्च होगा, उसकी पूर्ति के लिए ऐसा कहा जाता है कि अलाउद्दीन जो है आर्थिक सुधार करने का प्रयास किया। यानी कि आर्थिक सुधार करने के पीछे यह माना जाता है कि अलाउद्दीन के अंदर जो एक सपना था, वह सपना था साम्राज्य विस्तार करना। साथ ही जो मंगोलों के आक्रमण हो रहे थे, इन आक्रमण को रोकने के लिए अलाउद्दीन को एक विशाल सेना की आवश्यकता थी। इसी कारण से आर्थिक सुधार की बात अलाउद्दीन के मन में आया। फरिश्ता के अनुसार अलाउद्दीन सुल्तान के पास 50,000 दास थे, जिन पर अत्यधिक खर्च होता था। इन तमाम खर्चों को दृष्टि में नजर में रखते हुए अलाउद्दीन के द्वारा एक नई आर्थिक नीति बनाई गई और इस आर्थिक नीति में, जो आर्थिक सुधार में सेना की भूमिका महत्वपूर्ण थी। अलाउद्दीन की आर्थिक नीति के बारे में हमें जो जानकारी मिलती है, वह जानकारी जियाउद्दीन बर्नी का एक पुस्तक है, जिसका नाम है तारीखे फिरोज शाही। तारीखे फिरोज शाही, यह पुस्तक है जिसको जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है। तारीखे फिरोज शाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है और इसी से अलाउद्दीन खिलजी के आर्थिक नीति के बारे में हम लोगों की जानकारी मिलती है। अलाउद्दीन के आर्थिक सुधारों के तहत मूल्य नियंत्रण के बारे में, प्राइस कंट्रोल के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम लोगों को अमीर खुसरो की पुस्तक खजाइनुल फुतू, ये देखिएगा कि अमीर खुसरो की यह पुस्तक है। इससे जो है हम लोगों को मूल्य नियंत्रण के बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। और इब्न बतूता की पुस्तक रेहेला, ये जो है
इब्न बतूता की एक पुस्तक है और इसामी की एक पुस्तक है फुतूह लातीन। इन सब किताबों से हम लोगों को अलाउद्दीन के मूल्य नियंत्रण के विषय में जानकारी मिलती है। अब अलाउद्दीन का मूल्य नियंत्रण क्या केवल दिल्ली में ही लागू था या पूरे इसके साम्राज्य में लागू था? यह एक विवादित प्रश्न है। इस पर अनेक विद्वानों ने अनेक मत दिया है। जैसे मोरलैंड एवं के.एस. लाल ने मूल्य नियंत्रण के केवल दिल्ली में लागू होने की बात कही है, परंतु प्रोफेसर बनारसी दास सक्सेना ने इस बात का खंडन किया है। अलाउद्दीन ने एक अधिनियम के द्वारा प्रतिदिन के उपयोग की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य निश्चित कर दिया। कुछ महत्वपूर्ण अनाजों का मूल्य जो है इसने फिक्स कर दिया कि जैसे आप देखिएगा कि गेहूं जो था ये 7.5 जीतल, चावल 5 जीतल, चावल 5 जीतल, इस तरह प्रत्येक जौ 4 जीतल, उड़द 4 जीतल, मक्खन या घी आप देखेंगे कि 2.5 किलो 1 जीतल। मूल्य की स्थिरता अलाउद्दीन की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। अलाउद्दीन ने खाद्यान्नों की बिक्री के लिए शहना-ए-मंडी, खाद्यान्नों की बिक्री के लिए शहना-ए-मंडी आप देखेंगे कि इसका जो है निर्माण किया था। यानी कि शहना-ए-मंडी नामक बाजार की स्थापना अलाउद्दीन ने जो स्थापित की थी, यह जो है यहां पर खाद्यान्न के सामान बिकते थे और प्राकृतिक विपदा से बचने के लिए अलाउद्दीन ने अन्न भंडार की, शासकीय अन्न भंडार की भी व्यवस्था की थी। अपनी राशन व्यवस्था के अंतर्गत अनाजों को पर्याप्त मात्रा के रूप में वसूल किया, पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए अलाउद्दीन के द्वारा दोआब जो क्षेत्र है वहां से राजस्व के या लगान के रूप में अनाज वसूला जाता था। वहां से यानी कि दोआब क्षेत्र से जो राजस्व ली जाती थी, जिसको लगान हम लोग कहते हैं, वहां से अनाज लेते थे। परंतु पूर्वी राजस्थान के छाइन क्षेत्र से आधी मालगुजारी अनाज में और आधी नगद रूप में वसूल की जाती थी। अकाल या बाढ़ के समय प्रत्येक घर को प्रतिदिन आधा मन अनाज दिया जाता था। राशनिंग व्यवस्था की जो नया सोच था, यह अलाउद्दीन का एक नया सोच था, राशनिंग व्यवस्था। मलिक काबुल को आप देखेंगे कि अलाउद्दीन ने खाद्यान्न या अन्न बाजार का शहना-ए-मंडी नियुक्त किया था। शहना-ए-मंडी जो था यह खाद्यान्न का बाजार था, लेकिन आप देखेंगे कि सराय-ए-अदल ये भी एक बाजार था। सराय-ए-अदल ये भी एक बाजार था। तो इस बाजार में आप देखेंगे एक वस्त्र, शक्कर, जड़ी बूटी, मेवा, दीपक जलाने का तेल एवं अन्य निर्मित वस्तुएं बिकने के लिए आती थी। सराय-ए-अदल का निर्माण कहा जाता है कि बदायूं द्वार के समीप एक बड़े मैदान में किया गया था। इस बाजार में 1 टंके से लेकर 10,000 टंके मूल्य की वस्तु बिकने के लिए आती थी। अलाउद्दीन ने कपड़े का व्यापार करने वाले व्यापारी को
खाद्यान्न व्यापारियों की तुलना में अधिक से अधिक प्रोत्साहन दिया। दिल्ली में आकर व्यापार करने वाले प्रत्येक व्यापारी को दीवान ए रियासत में अपना नाम लिखवाना पड़ता था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। इसके नीचे काम करने वाले कर्मचारी वस्तुओं के क्रय विक्रय एवं व्यवस्था का निरीक्षण करते थे। प्रत्येक बाजार में एक अधीक्षक, जिसे सहना ए मंडी कहा जाता था, बाजार का उच्च अधिकारी होता था। इसके अधीन बरीद होते थे, जो बाजार के अंदर घूमकर बाजार का निरीक्षण करते थे। बरीद के नीचे मुनहियान व गुप्तचर काम करते थे। अधिकारियों का देखिएगा कि जो क्रम था, उस क्रम को आप जान लीजिए कि इनका जो क्रम था, ये जान लेना जरूरी है, परीक्षा के लिए उपयोगी है। यानी कि दीवान ए रियासत, दीवान ए रियासत, ठीक है, दीवान ए रियासत के नीचे आते थे। आप देखिएगा सहना ए मंडी, सहना ए मंडी, सहना ए मंडी के नीचे आते थे बरीद, और बरीद के नीचे आते थे मुनहियान, मुनहियान। ये जो है यानी कि एक क्रम है जो हमने आपको बताने का प्रयास किया है। अलाउद्दीन ने मलिक याकूब को दीवान ए रियासत नियुक्त किया था। अलाउद्दीन ने परवाना नसीब, एक और अधिकारी था जिसका नाम था परवाना नसीब नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। इसका कार्य होता था कि सुनहरी जड़ी, देवगिरी रेशम, खुजे, दिल्ली एवं कमरवाद जैसी वस्तुओं को बेचने के लिए परमिट जारी करना। ये सब जो महंगी जो चीजें होती थी उसके लिए क्या करता था, परमिट जारी करता था। अब देखेंगे कि घोड़ों, दासों, मवेशियों के बाजार में मुख्य रूप से 4 नियम लागू थे। इनके बाजार में 4 नियम लागू थे। तो ये 4 नियम क्या थे? पहला, किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण, किस्म के अनुसार मूल्य का निर्धारण किया जाता था। दूसरा, व्यापारियों एवं पूंजीपतियों का बहिष्कार किया जाता था। व्यापारियों का बहिष्कार किया जाता था। तीसरा, दलाली करने वाले लोगों पर कठोर अंकुश। कठोरतापूर्ण रोक लगाई गई थी। और चौथा था, सुल्तान द्वारा बार बार जांच पड़ताल। और चौथा, सुल्तान द्वारा बार बार जांच पड़ताल की जाती थी। मूल नियंत्रण को सफल बनाने के लिए मुहतसिब एवं नाजिर, मुतसिब यानी कि सेंसर, नाजिर नाप तौल का अधिकारी की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी।
तो ये जो है आज हम लोग थोड़ा आर्थिक पर हम लोग ने बात किया है और हमें उम्मीद है कि इससे आपके क्वेश्चन बनेंगे और आप सभी जो है इससे अधिक से अधिक आप लाभ उठा सकते हैं। अगले जो है वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।